हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे इस ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म पर। हम पढ़ रहे हैं इल्यूमिनेशन के बारे में, यानी कि प्रदीप्ति के बारे में। आज जो है हमारी इल्यूमिनेशन की तीसरी क्लास रहने वाली है। इससे पहले हमने दो क्लास इसकी कंप्लीट कर ली है। अगर आपने अभी तक वो पिछली दो क्लासेस नहीं देखी है तो सबसे पहले आप वो दो क्लासेस देख लीजिए, ताकि आपको ये पता चल सके कि इल्यूमिनेशन होता क्या है। इल्यूमिनेशन क्या होता है, लुमिनस इंटेंसिटी क्या होती है, प्लेन एंगल, ल्यूमेन, सॉलिड एंगल, कैंडल पावर, इन सभी के बारे में अगर आपको जानना है तो आप सबसे पहले तो पहली वाली क्लास देख लीजिए, क्योंकि उसी के अंदर मैंने आपको कुछ डेफिनेशन बताई हुई है। जैसे इल्यूमिनेशन क्या होता है, प्लेन एंगल क्या होता है, सॉलिड एंगल क्या होता है, कैंडल पावर क्या होता है, लुमिनस इंटेंसिटी क्या होती है, इन सभी के बारे में मैंने अपनी पहली क्लास में बताया हुआ है। और दूसरी क्लास में हमने इल्यूमिनेशन के लॉ के बारे में पढ़ा है कि कौन कौन से लॉ हैं इल्यूमिनेशन के, और कुछ फैक्टर्स हैं उनके बारे में भी हमने कल की क्लास में पढ़ा था। और आज की क्लास में हम लैंप के बारे में पढ़ने वाले हैं। किन के बारे में, लैंप के बारे में। जैसे सोडियम वेपर लैंप हो गया, मरकरी वेपर लैंप हो गया, कार्बन आर्क लैंप हो गया, नियोन साइन लैंप, हेलोजन लैंप, इन सभी लैंप के बारे में आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं। और आज हम इल्यूमिनेशन वाले चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। इसलिए मैंने इस क्लास के लास्ट में वो 9 सवाल डाले हुए हैं जो HSSC ALM के एग्जाम में आए हुए थे, जो 2020 में एग्जाम हुआ था HSSC ALM का। उस एग्जाम में क्या है, 3 शिफ्टों में पेपर लिया गया था और तीनों शिफ्टों में हर एक शिफ्ट से 3 सवाल पूछे गए थे। इसलिए तीनों शिफ्टों से बने हैं 9 सवाल, और वो 9 सवाल मैंने इस क्लास के लास्ट में आपको बताए हुए हैं। इसलिए इस वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना, ताकि आपको पता चल सके कि प्रीवियस ईयर में किस तरीके के जो सवाल इस चैप्टर से पूछे गए हैं। एक शिफ्ट में 3 सवाल आना कोई छोटी बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है। यानी कि हमने 3 क्लासेस में इस चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है। और आज जो तीसरी क्लास रहने वाली है, इस क्लास के लास्ट में मैंने वो 9 सवाल भी बताए हुए हैं। इसलिए जरूर देखना वो 9 सवाल कौन कौन से हैं। और फिर से मैं वो आपको वही बात बोलूँगा, अगर आपने इस वीडियो से पहले वो 2 वीडियो नहीं देखी हैं, इसका पार्ट 1 और पार्ट 2, तो पहले आप वो देख लीजिए, उसी के बाद आपको आज वाली क्लास समझ आने वाली है। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना खराब करते हुए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे गैस डिस्चार्ज लैंप से। गैस डिस्चार्ज लैंप 2 प्रकार के लैंप होते हैं। कौन कौन से, एक तो सोडियम वेपर लैंप होता है और एक मरकरी वेपर लैंप होता है। सोडियम वेपर लैंप में हम सोडियम की वाष्प भरते हैं, मरकरी वेपर लैंप में हम मरकरी की वाष्प भरते हैं। सबसे पहले हम सोडियम वेपर लैंप को समझेंगे। देखिए, सोडियम वेपर लैंप 2 प्रकार के होते हैं। एक लो प्रेशर सोडियम वेपर लैंप होता है, एक हाई प्रेशर सोडियम वेपर लैंप होता है। कार्य प्रणाली दोनों लैंपों की समान है, संरचना भी इन दोनों की एक जैसी ही होती है। ठीक है, फर्क क्या है कि जो लो प्रेशर सोडियम वेपर लैंप होता है उसके अंदर जो निष्क्रिय गैस भरी होती है वो लो प्रेशर पर भरी होती है, और जो हाई प्रेशर वेपर लैंप होता है उसके अंदर जो गैस भरी जाती है वो हाई प्रेशर की गैस भरी जाती है। ठीक है, फर्क केवल बस इतना है। सोडियम वेपर लैंप में कौन कौन सी गैस भरी जाती है, देखिए, एक तो सोडियम वाष्प भरी जाएगी इसके अंदर, और नियोन गैस, सोडियम और नियोन गैस, और कुछ जो है आर्गन गैस भी इसके अंदर भरी जाती है। कौन सी, आर्गन। सोडियम वाष्प, नियोन गैस और आर्गन गैस, और ये जो है निष्क्रिय गैस होती है। ठीक है, अब इसकी संरचना को हम समझते हैं। देखिए, इसमें ना 2 ट्यूब लगी होती है। एक तो ये बाहर वाली ट्यूब होती है जिसे हम इनर ट्यूब कहते हैं, और एक ये अंदर वाली ट्यूब होती है। ठीक है, और इसको किसके, यू के आकार का बनाया जाता है। किसके, यू के आकार का। ये देखो, आपको दिख रहा है ये यू की टाइप का बन रहा है। ठीक है, और जो ये अंदर वाली ट्यूब है ना, ये बोरोसिलिकेट ग्लास की बनाई जाती है। किसकी, बोरोसिलिकेट ग्लास की। ताकि ये क्या होता है, ये उष्मा को बाहर की तरफ नहीं आने देता है। ठीक है, उष्मा को ये रोक कर रखता है। और इसके अंदर ना 2 इलेक्ट्रोड का इस्तेमाल किया जाता है। किसका, 2 इलेक्ट्रोड का। एक इलेक्ट्रोड ये है और ये एक इलेक्ट्रोड ये है, और दोनों इलेक्ट्रोड जो है वो टंगस्टन धातु की बनी होती है। किसकी, टंगस्टन के धातु की बनी होती है। और इस ट्यूब के अंदर सोडियम, नियोन और आर्गन गैस जो है भरी जाती है। और स्टार्टिंग में सोडियम वेपर लैंप को ना हाई वोल्टेज की आवश्यकता होती है, जिसके लिए हम इसके अंदर एक चोक लगाते हैं। क्या लगाते हैं, चोक। चोक जो है एक तरीके से ब्लास्ट होता है। क्या होता है, ब्लास्ट। यानी कि ये स्टार्टिंग में हाई वोल्टेज प्रदान करता है इसको, इलेक्ट्रोड को। ठीक है, ताकि जो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है वो ज्यादा से ज्यादा पैदा हो सके। और हमने इसके अंदर चोक का इस्तेमाल कर लिया है, जिसके कारण इसका पावर फैक्टर कम हो जाता है।
क्या हो जाता है, पावर फैक्टर बहुत कम हो जाता है। इसलिए उस पावर फैक्टर को सुधारने के लिए इसके पैरेलल में ना एक कैपेसिटर भी हम लगाते हैं। ये देखिए, ये जो कैपेसिटर लगा हुआ है ये पावर फैक्टर को सुधारने के लिए लगाया जाता है इसके अंदर। ठीक है, अगर हम इसकी कार्य प्रणाली की बात करें तो सोडियम वेपर लैंप की कार्य प्रणाली क्या होती है। जैसे ही हम इस सोडियम वेपर लैंप को सप्लाई देते हैं ना यहाँ से, तो इसके अंदर क्या है, हाई वोल्टेज के कारण इसके अंदर एक करंट घूमता है। ठीक है, इसके अंदर क्या है, इन इलेक्ट्रोड के अंदर, सॉरी, इस इलेक्ट्रोड के अंदर क्या है, करंट जाता है, जिसके कारण यहाँ से इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं यहाँ से। और वो मुक्त इलेक्ट्रॉन जो है अन्य कणों के साथ टकराते हैं, जैसे सोडियम की वाष्प होती है, नियोन गैस, आर्गन गैस। जैसे ही यहाँ पर हम करंट की सप्लाई देते हैं तो यहाँ के जो कण होते हैं वो वाष्पीकृत हो जाते हैं या फिर आयोनाइज हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, आयोनाइज, जिसके कारण वो इलेक्ट्रॉन जो पैदा हुए हैं वो वहाँ से उनसे अन्य कणों से टकराते हैं, जैसे सोडियम की वाष्प से, नियोन गैस से, आर्गन गैस से एक दूसरे से टकराते हैं, जिसके कारण यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक आर्क उत्पन्न होती है। क्या होती है, इलेक्ट्रिक आर्क उत्पन्न होती है, जिसके कारण यहाँ पर एक प्रकाश उत्पन्न होता है। क्या होता है, एक प्रकाश उत्पन्न होता है। ये इसका कार्य प्रणाली है, समझ आ गई होगी। जैसे ही हम इसके अंदर करंट देते हैं तो यहाँ के जो वाष्प होती है वो आयोनाइज हो जाती है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन उनसे टकराते हैं और एक आर्क उत्पन्न होती है, और उस आर्क से क्या है, एक प्रकाश उत्पन्न होता है। ठीक है, ये इसकी कार्य प्रणाली है। अगर हम सोडियम वेपर लैंप की कुछ विशेषताओं की बात करें तो क्या है, इसके द्वारा जो उत्पन्न प्रकाश होगा वो मोनोक्रोमैटिक प्रकार का होगा। कैसा, मोनोक्रोमैटिक, यानी कि एक वर्णीय। एक वर्णी प्रकाश उत्पन्न होगा और उसका जो रंग है वो पीला होगा, यानी कि मोनोक्रोमैटिक पीला रंग ये उत्पन्न करता है सोडियम वेपर लैंप। और इसके जीवन काल की बात करें तो 14,000 से 18,000 कार्य घंटे कर सकता है। 14,000 से 18,000 इसके घंटे इसकी लाइफ टाइम होती है। ठीक है, और इसके द्वारा जो प्रकाश है ना वो बहुत ज़्यादा उत्पन्न होता है। कितना, 110 लुमेन प्रति वाट, यानी कि इसकी जो दक्षता होती है वो कितनी होती है, 110 लुमेन प्रति वाट। लेकिन इसको स्टार्टिंग करने में ना 10 से 15 मिनट लग जाते हैं भाई। स्टार्ट होने में इसको 10 से 15 मिनट का टाइम लग जाता है। इसका प्रकाश जो है बहुत ज़्यादा होता है सोडियम वेपर लैंप का। इस वजह से इसका जो प्रयोग है ऐसी जगहों पर किया जाता है जहाँ पर ज़्यादा हमें प्रकाश चाहिए, जैसे स्ट्रीट लाइट होगी, स्ट्रीट लाइट, पार्किंग वगैरह में, ट्रेन की जो सुरंग होती है वहाँ पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये तो हमने बात करी है किसकी, इसकी लो प्रेशर सोडियम वेपर लैंप की। लेकिन अब हम बात करते हैं हाई प्रेशर सोडियम वेपर लैंप की। तो मैंने आपको बताया संरचना और कार्य प्रणाली जो है समान होती है उन दोनों की। हाई प्रेशर सोडियम वेपर लैंप जो होता है उसकी लाइफ टाइम 24,000 कार्य घंटे होती है, 24,000 कार्य घंटे। और जो इसकी दक्षता है वो 150 लुमेन प्रति वाट होती है। कितनी होती है, 150 लुमेन प्रति वाट। और ये इसको हमने देखा 10 से 15 मिनट लगा देती है लो प्रेशर वाली वो एक्टिव होने में। लेकिन जो हाई प्रेशर सोडियम वेपर लैंप है ये 5 से 10 मिनट लगाता है स्टार्ट होने में। 5 से 10 मिनट का टाइम लगाता है ये स्टार्ट होने में। और ये कैसा प्रकाश उत्पन्न करता है, पीला। और जो हाई प्रेशर सोडियम वेपर लैंप होता है ये गोल्डन वाइट कलर का, गोल्डन वाइट कलर का प्रकाश उत्पन्न करता है। इसका भी जो है प्रकाश बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए भी इसका प्रयोग जो है ऐतिहासिक जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग होती है, हाईवे पे आउटडोर लाइटिंग, ट्रेन की सुरंग जो है, जैसे हाईवे जहाँ पर हमें ज़्यादा प्रकाश चाहिए वहाँ पर हम सोडियम वेपर लैंप का इस्तेमाल करते हैं, हाई प्रेशर सोडियम वेपर लैंप का। अब हम समझते हैं मरकरी वेपर लैंप को। मरकरी वेपर लैंप, मरकरी वेपर लैंप में भी क्या है, एक ट्यूब होती है। और मरकरी वेपर लैंप भी ना दो प्रकार की होती है, एक तो हाई प्रेशर मरकरी वेपर लैंप होता है, एक लो प्रेशर मरकरी वेपर लैंप होता है। इनकी भी संरचना और कार्य प्रणाली दोनों एक समान है, लेकिन फर्क क्या है, लो प्रेशर के अंदर जो वाष्प जो गैस भरी जाएगी वो लो प्रेशर पर भरी जाएगी, और हाई प्रेशर में भरी जाएगी वो जो गैसी होती है उसकी। ठीक है, और मरकरी वेपर लैंप को जो है फ्लोरोसेंट लैंप भी कहते हैं, फ्लूरो फ्लोरोसेंट ट्यूब भी इसे हम कहते हैं मरकरी वेपर लैंप को। ठीक है ना, इसमें क्या है, एक कांच की बनी ट्यूब होती है,
जो इनर ट्यूब होती है ना, जो अंदर वाली ट्यूब, वो क्वार्ट्ज की बनी होती है, और जो बाहर वाली होती है वो बोरोसिलिकेट की बनी होती है। आउटर जो ग्लास होता है वो किसका होता है? बोरोसिलिकेट का होता है। ठीक है भाई, ये होती है मरकरी वेपर लैंप। इसके अंदर भी हम दो इलेक्ट्रोड का इस्तेमाल करते हैं, एक इलेक्ट्रोड ये है और एक इलेक्ट्रोड ये है। यानी कि हमने इसके अंदर भी दो फिलामेंट का इस्तेमाल किया है, और दोनों ही फिलामेंट जो है टंगस्टन की धातु के बने होते हैं। टंगस्टन की धातु के बने होते हैं दोनों फिलामेंट। ट्यूब की जो आंतरिक सतह है ये, इस पर जो है हम फास्फर पदार्थ की कोटिंग करते हैं। किसकी? फास्फर। फॉस्फर पदार्थ की कोटिंग करते हैं, जैसे कैल्शियम हो गया, जिंक और कैडमियम हो गया, ऐसे पदार्थों की हम कोटिंग करते हैं इसके ऊपर। ठीक है, और इसके अंदर कौन कौन सी गैस भरी जाती है? मरकरी की गैस भरेंगे इसके अंदर, और आर्गन गैस भरते हैं। मरकरी और आर्गन गैस ये दोनों ये जो है निष्क्रिय गैसेस होती हैं। कैसी? निष्क्रिय गैसेस होती है ये भी। और इस ट्यूब के अंदर एक स्टार्टर लगा होता है और एक चौक भी लगी होती है, ताकि स्टार्टिंग में इसको हाई वोल्टेज दिया जा सके। कार्य प्रणाली क्या होती है इसकी? जब हम इसे चौक की मदद से हाई वोल्टेज देते हैं, चौक ही हमने इसके अंदर इस्तेमाल कर लिया, जिसके कारण इसका पावर फैक्टर कम हो जाता है भाई। उस पावर फैक्टर को सुधारने के लिए हम एक पैरेलल में एक कैपेसिटर भी लगाते हैं। ठीक है, जैसे ही हम इसके अंदर वो हाई वोल्टेज देंगे, हाई वोल्टेज के कारण इनके बीच में क्या है, यहाँ पर जो कण है वो वाष्पीकृत यानी कि आयोनाइज हो जाएंगे, और यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकले हैं वो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से टकराएंगे, यानी कि इस वाष्प के साथ टकराएंगे, जिसके कारण यहाँ पर एक प्रकाश उत्पन्न होता है। ठीक है, ये होता है मरकरी वेपर लैंप का कार्य प्रणाली। और इसके द्वारा जो उत्पन्न प्रकाश होता है ना, इसके द्वारा जो उत्पन्न प्रकाश होता है वो इस लिस्ट पर डिपेंड करता है। देखिए भाई, जो इसके अंदर हमने फास्फर पदार्थ लगाया है ना, अंदर जो कोटिंग होती है उसकी, उसको हम फ्लोरोसेंट पदार्थ भी कहते हैं। ठीक है, अगर हमने उसके अंदर कैल्शियम टंगस्टेट का टंगस्टेट आएगा यहाँ पर। ठीक है, कैल्शियम टंगस्टेट का अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो अगर वहाँ पर क्या है, नीला रंग उत्पन्न होगा। अगर हम मैग्नीशियम टंगस्टेट का इस्तेमाल करते हैं तो नीला सफ़ेद प्रकाश उत्पन्न होगा। अगर जिंक सिलिकेट का इस्तेमाल करते हैं तो हरा कलर, जिंक बेरिलियम सिलिकेट का इस्तेमाल करेंगे तो पीला गुलाबी, कैडमियम सिलिकेट का इस्तेमाल करेंगे तो पीला गुलाबी, और कैडमियम बोर्टे का इस्तेमाल करेंगे तो गुलाबी कलर जो है उत्पन्न होता है। जिस भी पदार्थ की हम कोटिंग करते हैं ना, अगर हम जैसा भी हमें कलर चाहिए होता है, उसी हिसाब से हम फ्लोरोसेंट पदार्थ का इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक है भाई, अगर फ्लोरोसेंट ट्यूब की अगर हम विशेषताओं की बात करें तो देखिए, इसके द्वारा उत्पन्न जो प्रकाश होता है वो 38 लुमेन प्रति वाट होता है, और कार्यकारी घंटे इसके 5000 होते हैं। 5000 का इसका भी, इसकी रोशनी भी जो है बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए इसका प्रयोग जो है हम घरों वगैरह में कर लेते हैं। ठीक है ना, गाड़ियों में, ऑफिसों में, अस्पतालों में जो है इसका इस्तेमाल हम करते हैं। ये हमने बात करी लो प्रेशर सोडियम वेपर लैंप की। उसी प्रकार से एक लैंप होता है हाई प्रेशर मरकरी वेपर लैंप, HPMV हम उसे लिखते हैं। जो हाई प्रेशर मरकरी वेपर लैंप होता है ना, ये 2-3 प्रकार का होता है, जैसे मरकरी आर्गन लैंप हम कहते हैं। और जो मरकरी आर्गन लैंप होता है ना, ये वर्टिकल लगाए जाते हैं। कैसे? वर्टिकल। और एग्जाम में ना एक बार पूछा गया था सेंटर के एग्जाम में कि जो इनमें से कौन सा जो लैंप है वो वर्टिकल लगाया जाता है, तो वहाँ पर ऑप्शन था मरकरी आर्गन। तो याद रखना, जो मरकरी आर्गन लैंप होते हैं ये वर्टिकल लगाए जाते हैं, और मरकरी आर्गन टंगस्टन भी होते हैं, मरकरी वेपर लैंप अलग होता है। ठीक है, ये 2-3 प्रकार के होते हैं हाई प्रेशर मरकरी वेपर लैंप। ठीक है, कार्य प्रणाली भी इनकी वैसी ही होती है जैसी लो प्रेशर मरकरी वेपर लैंप की थी, और संरचना भी उनके जैसी ही होती है इसकी भी। इसके द्वारा उत्पन्न प्रकाश है वो उसकी भी लगभग 35 से 40 लुमेन प्रति वाट होती है। 35 से 40 लुमेन प्रति वाट। उम्मीद है आप सभी को गैस डिस्चार्ज लैंप जो है दोनों समझ आ गए होंगे, सोडियम वेपर लैंप भी और मरकरी वेपर लैंप भी। अब हम चलते हैं आगे। आगे हम समझते हैं नियोन साइन लैंप को। नियोन साइन लैंप क्या होता है? ये सजावटी कार्यों के लिए यानी कि होर्डिंग पर लगाया जाता है। जो दुकानों के बाहर जो आपने लगी देखी होती है होर्डिंग, जहाँ पर लाइटें लगी होती है, वहाँ पर हम नियोन साइन लैंप का इस्तेमाल करते हैं। उसमें लगभग 1 मीटर से लेकर 5 मीटर लंबी ट्यूब होती है। 1 मीटर से लेकर
5 मीटर लंबी ट्यूब होती है। और इस नियॉन साइन लैंप को जगाने के लिए ना भाई बहुत ज़्यादा वोल्टेज चाहिए होती है। ये मान लीजिए 900 से 1000 वोल्ट प्रति मीटर, 1000 वोल्ट प्रति मीटर, यानी कि अगर 1 मीटर लंबी ट्यूब है तो उसको 900 से लेकर 1000 वोल्टेज चाहिए होगी। अगर हमने 5 मीटर यूज कर ली तो 5 × 1000 यानी कि हमें 5000 वोल्टेज चाहिए होगी। 5000 वोल्ट नियॉन साइन लैंप को जगाने के लिए हमें 5000 वोल्टेज की आवश्यकता होगी। अगर 5 मीटर की ट्यूब का इस्तेमाल कर रहे हो तो 5000 वोल्टेज कहाँ से आएगी? हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल करते हैं इसके लिए। किसका इस्तेमाल करते हैं? स्टेप अप ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल करते हैं। और नियॉन साइन लैंप जो है इसके द्वारा भी जो उत्पन्न प्रकाश होता है वो डिपेंड करता है इसके अंदर बड़ी गैस के ऊपर। जैसे नियॉन गैस है तो लाल रंग उत्पन्न होगा, नियॉन प्लस आर्गन है तो नारंगी लाल, पारे की वाष्प यानी कि मरकरी और आर्गन का इस्तेमाल करेंगे तो नीला, नियॉन प्लस हीलियम का इस्तेमाल करेंगे तो सुनहरा कलर, नियॉन प्लस पारे की वाष्प अगर पीली कांच की नली में अगर हम लगाएंगे तो हरा रंग उत्पन्न होगा। अगर हीलियम का इस्तेमाल करेंगे पीले कांच की नली में तो पीला प्रकाश उत्पन्न होता है भाई। ये डिपेंड करता है कि कौन सी गैस का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है इसके द्वारा उत्पन्न फ्लक्स, उत्पन्न ये प्रकाश। ठीक है भाई। इसकी कुछ विशेषताओं की बात करें, जैसे भाई इसका कार्यकाल होता है 10,000 कार्य घंटे, 10,000 घंटों तक ये लगातार कार्य कर सकता है। 15 से 40 लुमेन प्रति वाट इसके द्वारा प्रकाश उत्पन्न होता है। कितना? 15 से 40 लुमेन प्रति वाट। और इसके अंदर भी हमने जैसे स्टेप अप ट्रांसफार्मर इस्तेमाल कर दिया जिसके कारण पावर फैक्टर कम हो जाता है, उसको सुधारने के लिए एक पैरेलल में कैपेसिटर भी लगाते हैं। पैरेलल में क्या लगाते हैं? एक कैपेसिटर लगाते हैं। इतना आपको समझ आ गया होगा। इनके ना आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर जो आपने नोट्स बनाए हुए हैं उनके अंदर इसको लिख सकते हो भाई। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ लेते हैं। अगर हमने नियॉन लैंप के अंदर नियॉन प्लस आर्गन गैस का इस्तेमाल किया है तो किस प्रकार का प्रकाश उत्पन्न होगा। और एक बार जो है यहाँ से सवाल पूछा गया था हाई प्रेशर सोडियम वेपर लैंप से कि अगर हम जिंक सिलिकेट का इस्तेमाल करते हैं मरकरी वेपर लैंप में फास्फर पदार्थ के रूप में तो किस प्रकार का प्रकाश उत्पन्न होगा? हरे कलर का प्रकाश उत्पन्न होगा। सेंटर के एग्जाम में ये सवाल एक बार पूछा गया है। ठीक है भाई, इसलिए मैंने आपको बताया ये। अब हम आगे चलते हैं, आगे हम समझते हैं कार्बन आर्क लैंप को। किसको? कार्बन आर्क लैंप। कार्बन आर्क लैंप में 2 इलेक्ट्रोड का इस्तेमाल होता है, एक होती है एनोड, एक होती है कैथोड, यानी कि एक धनायन होती है और एक ऋणायन होती है। एक धन इलेक्ट्रोड होती है और एक ऋण इलेक्ट्रोड होती है इसके अंदर। ठीक है। धन इलेक्ट्रोड जो है 2 गुनी मोटी रखी जाती है ऋण इलेक्ट्रोड से। कितना? जो धन इलेक्ट्रोड है वो मोटी होती है ऋण इलेक्ट्रोड से। ठीक है ना। और इसकी कार्य प्रणाली क्या है? देखिए इन दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच में ना एक गैप रखा जाता है, एयर गैप। ये एयर गैप कितना होता है? 1.5 mm से 6 mm के बीच में। 1.5 mm से 6 mm के बीच में इसके बीच में ये गैप रखा जाता है, जिसके कारण यहाँ पर एक चिंगारी उत्पन्न होती है, यानी कि एक आर्क उत्पन्न होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो एयर गैप है वो बहुत ही कम रखा जाता है। इनके बीच में जैसे ही इसके अंदर करंट दिया जाता है, इसका जो विभवांतर को बढ़ाया जाता है, तो इनके बीच में एक आर्क उत्पन्न होती है, जिसके कारण एक बहुत तेज प्रकाश उत्पन्न होता है भाई। ठीक है। 1.5 mm से 6 mm के बीच में इसका वायु अंतराल रखा जाता है, जिसके कारण यहाँ पर एक आर्क उत्पन्न होती है और आर्क जो है बहुत ज़्यादा एक रोशनी प्रदान करती है। ठीक है। जो इसमें धन इलेक्ट्रोड है इसका जो कार्यकारी तापमान होता है ना वो 3500 से 4000 डिग्री सेल्सियस होता है भाई, बहुत ज़्यादा। 3500 से 4000 डिग्री सेल्सियस किसका? धन इलेक्ट्रोड यानी कि एनोड का। और जो कैथोड होती है उसका 2000 डिग्री सेल्सियस तापमान होता है। एक का 3500 से 4000 डिग्री सेल्सियस, एक का 2000 डिग्री सेल्सियस। इसका एक नुकसान पता है क्या है? यहाँ पर जैसे ही चिंगारी उत्पन्न होती है ना, जैसे आर्क उत्पन्न होती है, तो उसके कारण जो ये इलेक्ट्रोड है ना घिसती रहती है, घिसती रहती है। अब मान लीजिए ये इतनी घिस गई है, देखिए यानी कि इतनी घिस गई है, तो क्या है इनके बीच में क्या है? एक एयर गैप ज़्यादा हो जाएगा। एयर गैप इसके अंदर ज़्यादा हो जाता है, जिसके कारण इसके बीच में जो आर्क है वो उत्पन्न नहीं हो पाती है। इसलिए इसमें एक ऐसी व्यवस्था की जाती है, इलेक्ट्रिकली या फिर मैकेनिकली उसको किया जाता है कि ये रॉड जो है ये लगातार आगे की ओर सरकती रहे, लगातार आगे की ओर सरकती रहे, ताकि इनके बीच का जो एयर गैप है वो ज़्यादा ना हो। उस एयर गैप को कम करने के लिए एक ऐसी व्यवस्था की जाती है
जिससे ये लगातार आगे बढ़ती रहती है। अगर ये कम होती रहेगी तो आगे मिलती रहेंगी। यही इनका एक नेगेटिव पॉइंट होता है। कार्बन आर्क लैंप का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है? सिनेमा प्रोजेक्टर में भाई। और ये सवाल बहुत बार आ चुका है। सिनेमा प्रोजेक्टर के अंदर कार्बन आर्क लैंप का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन अब क्या है, इनका प्रयोग बहुत ही कम होता है, ना के बराबर होता है। ठीक है, क्योंकि इनकी जो इलेक्ट्रोड है ये लगातार कम होती रहती है, इसलिए इनका प्रयोग बहुत कम होता है। और जो इनकी प्रकाश कितना उत्पन्न करती है, 20 लुमेन प्रति वाट। 20 लुमेन प्रति वाट का प्रकाश ये उत्पन्न करती है। आपको समझ आ गया होगा कार्बन आर्क लैंप। ये आपको पता रहना चाहिए ऐसे ऐसे पॉइंट, जैसे 1.5 mm से 6 mm के बीच में इनका गैप होना चाहिए, एयर गैप। और कहाँ पर प्रयोग किया जाता है? सिनेमा प्रोजेक्टर में। 2 इलेक्ट्रोड इसके अंदर यूज होती है। कितना प्रकाश उत्पन्न होता है, कितना इनका कार्यकारी तापमान, ये इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। अब हम समझते हैं हेलोजन लैंप को। हेलोजन लैंप जो है बहुत ही शक्तिशाली प्रकाश उत्पन्न करता है। और एक बार सवाल पूछा गया था सेंटर के एग्जाम में कि इनमें से कौन सा जो लैंप है बहुत ही पावरफुल यानी कि शक्तिशाली प्रकाश उत्पन्न करता है, कौन सा है? हेलोजन लैंप जो होता है बहुत ही शक्तिशाली प्रकाश उत्पन्न करता है। ठीक है, 25 से 30 लुमेन प्रति वाट इसका प्रकाश उत्पन्न करता है। और ये बहुत ही ज़्यादा वाट क्षमता में बनाए जाते हैं, जैसे 300 वाट, 500 वाट, 1000 वाट। देखिए जो ये कांच का होता है ना, ये बार ये क्वार्ट्ज की धातु का बना होता है। किसकी धातु का? क्वार्ट्ज की धातु का कांच होता है ये। इसके अंदर जो पूरी लंबाई पर ये एक फिलामेंट यूज किया जाता है। और फिलामेंट किस धातु का बना जाता है? टंगस्टन की धातु का। टंगस्टन की धातु का जो है ये फिलामेंट बनाया जाता है। और ये कोयल के रूप में लगाया जाता है। किसके रूप में? कोयल के रूप में लगाया जाता है। ये देखिए आपको दिख रहा होगा। और इसके साइडों में क्या है, कैप लगा देते हैं इधर। ये बेस होता है, ये पोर्सलिन का बना होता है। किसका? पोर्सलिन का। ठीक है, और यहाँ पर एक फ्यूज भी लगाया जाता है और इसके अंदर भी गैस फिल करी जाती है। ठीक है, एक स्पोर्ट कोयल भी लगी होती है, देखो इसके बीच में आपको दिख रही होंगी। ये यहाँ पर ये स्पोर्ट कोयले हैं, फिलामेंट को सपोर्ट करने के लिए। इसको हेलोजन लैंप क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके अंदर जो गैस भरी जाती है ना, वो हेलोजन गैस होती है भाई। हेलोजन गैस इसके अंदर भरी जाती है। और इस लैंप का ना प्रयोग वहां पर किया जाता है जहां पर बहुत ही शक्तिशाली प्रकाश का हमें प्रकाश की आवश्यकता होती है, यानी कि बहुत ही ज्यादा प्रकाश की। जैसे रेलवे स्टेशन हो गए, हवाई अड्डे हो गए, स्टेडियम हो गई, प्रदर्शनी स्थल हो गया, गोदाम हो गए, बड़े बड़े चौराहे। ठीक है, वहां पर किसका? हेलोजन लैंप का इस्तेमाल किया जाता है। 25 से 30 लुमेन प्रति वाट ये प्रकाश उत्पन्न करता है, बहुत ही शक्तिशाली प्रकाश देता है ये। और बहुत ही ज्यादा वाट क्षमता में बनाई जाती है, लग जैसे 300 वाट, 500 वाट, 1000 वाट। क्योंकि इसमें जो टंगस्टन की जो धातु का ये फिलामेंट हमने यूज किया ना, ये बहुत ही लंबाई तक होता है। ठीक है ना। उम्मीद है आप सभी को हेलोजन लैंप समझ आ गया होगा। अब हम समझते हैं आगे CFL को, यानी कि कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप के बारे में हम समझते हैं। देखिए आजकल तो जो है एलईडी का इस्तेमाल, एलईडी बल्ब का इस्तेमाल होना शुरू हो गया है घरों में। लेकिन एलईडी बल्ब से पहले कौन सी लाइट का इस्तेमाल होता था? उसके लिए हम इन इंडिकेंडेसेंट लैंप, जो उद्दीप्त लैंप मैंने आपको कल की क्लास में बताया था, उसको उसका इस्तेमाल होता था। और CFL लैंप का, CFL लैंप क्या है, बहुत ज़्यादा प्रकाश उत्पन्न करता है और कम वाट, ये बिजली की खपत भी बहुत कम करता है। इसलिए हमें इसका इस्तेमाल करते थे एलईडी से पहले, एलईडी बल्ब से पहले CFL बल्ब का इस्तेमाल किया जाता था। CFL जो बल्ब है ये 70 लुमेन प्रति वाट, 70 लुमेन प्रति वाट की का प्रकाश जो है उत्पन्न करता था। यानी कि इसकी एफिशिएंसी कितनी होती थी? 70 लुमेन प्रति वाट की होती थी। और ये कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट का 18 वाट का बल्ब और उद्दीप्त लैंप का 100 वाट का बल्ब लगभग एक समान प्रकाश उत्पन्न करते थे। ठीक है भाई, यानी कि 18 वाट का CFL और 100 वाट का उद्दीप्त लैंप एक समान प्रकाश उत्पन्न करते हैं। और इसकी फुल फॉर्म जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है CFL की, कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप। एलईडी की भी लाइट एमिटिंग डायोड, एलईडी की भी जो है फुल फॉर्म ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एलईडी की फुल फॉर्म क्या होती है? लाइट एमिटिंग डायोड, CFL।
CFL भी है जो एक तरीके से लो प्रेशर फ्लोरोसेंट लैंप होता है। ठीक है, इसमें क्या है, एक घुमावदार ट्यूब होती है, घुमावदार ट्यूब होती है जिसके अंदर हम फास्फर पदार्थ की कोटिंग करते हैं। ठीक है, इसके बारे में ज़्यादा समझने की कोई जरूरत नहीं है। इसमें आप ये समझ लेना कि CFL की फुल फॉर्म कितनी होती है, कितना ये प्रकाश उत्पन्न करती है, ये आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दोस्तों यहाँ पर ना हमने जो है इस चैप्टर से जितना भी जो इम्पोर्टेंट पॉइंट थे वो समझ लिए हैं। अब जो है हम समझते हैं वो 9 सवाल जो HSSC ने पूछे हुए हैं। हमने ये चैप्टर जो है कंप्लीट कर लिया है। सबसे पहला सवाल क्या है, किसी भी सतह पर एक बिंदु पर रोशनी सतह और प्रकाश की बीच की दूरी के वर्ग के क्या वो सीधे अनुपातिक होती है, क्या वो स्वतंत्र होती है, क्या विपरीत अनुपातिक होती है, क्या बराबर होती है। याद करो मैंने आपको कल की क्लास में ना इनवर्स लॉ बताया था, वो इनवर्स स्क्वायर लॉ बताया था। उसमें मैंने आपको बताया था ई जो है वो समानुपाती होता है इंटेंसिटी के, लुमिनस इंटेंसिटी के, और उसकी दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इसी के बारे में इस सवाल में पूछा गया है कि किसी भी सतह पर एक बिंदु पर रोशनी सतह और प्रकाश स्रोत के बीच की दूरी के वर्ग के क्या वो सीधे अनुपातिक होता है? नहीं भाई, हमने देखा व्युत्क्रमानुपाती। स्वतंत्र नहीं होता है, विपरीत अनुपातिक होता है। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर ए, ये बी है, ये सी है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट है, यानी कि विपरीत अनुपातिक होता है। नेक्स्ट सवाल क्या है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ इल्यूमिनेशन। इल्यूमिनेशन की इकाई पूछी गई है HSSC ने। तो कैंडेला, कैंडेला किसकी होती है? लुमिनस इंटेंसिटी की होती है। लक्स, बिल्कुल, इल्यूमिनेशन की इकाई होती है लक्स। लुमेन किसकी होती है? लुमिनक्स फ्लक्स की। और फ्लक्स इकाई नहीं होती है, लुमिनक्स फ्लक्स की इकाई जो है लुमेन होती है। यहाँ पर भी ये गलत हुआ है, बी के सी। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है, यानी कि इल्यूमिनेशन की इकाई लक्स होती है। बिल्कुल आसान सवाल पूछे हुए हैं। कैंडेला के स्रोत के प्रति इकाई ठोस कोण में ही निहित फ्लक्स को क्या लुमेन कहते हैं, क्या लुमेन इंटेंसिटी कहते हैं, लुमिनस फ्लक्स कहते हैं, या फिर इंटेंसिटी फ्लक्स कहते हैं। देखिए जो सवाल है ना वो बहुत आसान है, लेकिन इस तरीके से पूछा गया है कि बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा। देखिए मैंने आपको ना एक चीज बताई थी, कैंडेला के स्रोत के प्रति पूछा गया, यानी कि लुमिनस इंटेंसिटी। लुमिनस इंटेंसिटी को इसने क्या लिख दिया? कैंडेला। और लुमिनस इंटेंसिटी को मैंने आपको क्या बताया था? लुमेन, एक मिनट, लुमिनस फ्लक्स लिख देते हैं, लुमिनस फ्लक्स बटा में सॉलिड एंगल। ये मैंने आपको किसका फॉर्मूला बताया था? ये बताया था मैंने लुमिनस इंटेंसिटी का, यानी कि कैंडेला का। ठीक है भाई। और इसने सवाल में हमसे क्या पूछा है कि कैंडेला के एक स्रोत के प्रति, ठीक है भाई, इकाई ठोस कोण में निहित फ्लक्स को क्या कहा जाएगा? इस लुमिनस फ्लक्स को क्या कहा जाएगा? लुमेन कहा जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट रहेगा। क्यों? देखिए लुमिनस फ्लक्स यहां से क्या बन जाएगा? फ्लक्स इज इक्वल टू कैंडेला प्रति सॉलिड एंगल। इस फॉर्मूले से ये बन सकता है कि नहीं बन सकता? बिल्कुल बन सकता है। इसलिए इसने यही एग्जाम में इसमें पूछा हुआ है कि कैंडेला के एक स्रोत के प्रति इकाई ठोस कोण में निहित जो फ्लक्स है उसको क्या कहेंगे? लुमेन ही कहेंगे। हम इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पर क्या पूछा गया है कि निहित फ्लक्स को, फ्लक्स की इकाई क्या होगी? लुमेन होगी। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। सवाल बहुत आसान है लेकिन थोड़ा कंफ्यूजन कर दिया है सवाल में। नेक्स्ट सवाल क्या पूछा गया है? द मीन और एवरेज ऑफ कैंडल पावर इन ऑल प्लेन्स इज नोन एज। कल सबसे पहली क्लास में मैंने इसके बारे में आपको बताया था कि सभी जगहों पर एवरेज कैंडल पावर की एवरेज को क्या कहा जाएगा? यानी कि एवरेज ऑफ कैंडल पावर इन ऑल प्लेन्स क्या कहा जाएगा? क्या वो मीन हॉरिजॉन्टल कैंडल पावर? नहीं, मीन हॉरिजॉन्टल जो है वो क्षैतिज में बताएगा, ऑल प्लेन्स पे नहीं बताएगा, केवल क्षैतिज पर, हॉरिजॉन्टल पर बताएगा। क्या वो मीन सेमी स्पेरिकल पर बताएगा, या फिर मीन स्पेरिकल पर बताएगा, या फिर इल्यूमिनेंस? ये तो गलत है, इल्यूमिनेंस तो ऑप्शन नंबर ए भी गलत हो गया। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि सभी जगहों पर कैंडल पावर को कौन मापता है? MSCP, यानी कि मीन स्पेरिकल कैंडल पावर, यानी कि सभी जगहों पर। नेक्स्ट सवाल क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प
प्रदीप्ति घनत्व के कोसाइन नियम को परिभाषित करता है। यानी कि लैम्बर्ट्स का जो कोसाइन लॉ है और इनवर्स स्क्वायर लॉ है, उससे हम क्या बना सकते हैं, मैंने आपको बताया था कल की क्लास में, I/d² इंटू कोस थीटा। तो ये कौन सा है, E=I/d² कोस थीटा। यस, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। बी क्या है, I/d, नहीं, d² होता तो हम ये मान सकते थे, d/i होता नहीं है, E/i नहीं, डी कहाँ गया, तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। सभी एग्जाम में ना वही क्वेश्चन आए हुए हैं जो मैंने आपको पढ़ाया है, ठीक है, और आगे भी जो मैंने आपको पढ़ाया ना उसी चीज से एग्जाम में सवाल पूछे जाएंगे। केवल आप ये 3 क्लासेस अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए, आपका इल्यूमिनेशन वाला चैप्टर जो अच्छी तरीके से हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल क्या पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन डिफाइन द यूनिट ऑफ लुमिनस फ्लक्स, या फिर लुमेंस, यानी कि इन चारों में से लुमिनस फ्लक्स का फॉर्मूला हम क्या बना सकते हैं। देखो अभी कुछ देर पहले आपको मैंने बताया ये फ्लक्स का फॉर्मूला, ये हमने कहां से बनाया, इसे लुमिनस इंटेंसिटी वाले पॉइंट से बनाया, या फिर कैंडल पावर, मैंने आपको बताया था ना कैंडल पावर CP, क्या बताया था वहां पर, ल्यूमेन प्रति स्टेरेडियन। स्टेरेडियन क्या होता है, ठोस इकाई होती है इसकी, ठोस इकाई की स्टेरेडियन। तो यहां से हम ल्यूमेन का फॉर्मूला क्या बना सकते हैं, ल्यूमेन इजिकल टू कैंडल पावर इधर है, इनटू जो स्टेरेडियन है इधर गुणा हो जाएगा स्टेरेडियन। तो ऐसा ऑप्शन कहां दिख रहा है आपको, ल्यूमेन यहां पर बराबर का निशान है, ठीक है। कैंडल पावर प्लस सॉलिड एंगल, नहीं भाई प्लस नहीं होता, कैंडल पावर बटे सॉलिड एंगल, नहीं, कैंडल पावर इनटू सॉलिड एंगल, बिल्कुल यहां पर भी मिस टाइप हुआ है, बी को सी, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा, यानी कि ल्यूमेन बराबर कैंडल पावर इजिकल टू सॉलिड एंगल। ये भी मैंने आपको बताया हुआ है, ये फॉर्मूला आपको बताया था ना कैंडल पावर का, ल्यूमेन प्रति स्टेरेडियन होता है, तो वही फॉर्मूला जो है यहां से इससे ये बन गया। ये सभी चीजें आपको करनी आनी चाहिए भाई, किस तरीके से हम फॉर्मूलों को बदल सकते हैं, तभी एग्जाम में आप अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। अगला सवाल क्या है, डैश इज द मीन ऑफ कैंडल पावर इन ऑल डायरेक्शन इन ऑल प्लेसेस। ये लो भाई, उसी एग्जाम में यानी कि HSSC के ALM के 2020 की दो शिफ्टों में एक जैसा सवाल पूछा गया है, 2 शिफ्टों में एक जैसा सवाल। अभी हमने देखा था ना, सभी जगहों पर इन ऑल डायरेक्शन इन ऑल प्लेसेस, सभी जगह पर और सभी दिशाओं में कैंडल पावर को कौन मापता है, मीन स्फेरिकल कैंडल पावर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है, ऑप्शन नंबर डी ठीक है। अगला सवाल देखिए, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दृश्य प्रकाश का वेवलेंथ डैश के बीच स्थित होता है। देखिए मैंने सबसे पहले क्लास में आपको बताया हुआ था इसके बारे में, दिखाते हैं आपको, ये देखो ये अगर 3800 एंगस्ट्रोम से अगर तरंग दैर्घ्य जो है कम होती है तो उसको अल्ट्रावायलेट किरणें कहेंगे। अगर 3800 से 7800 एंगस्ट्रोम के बीच में तरंग किरणें हैं तो उसको दृश्य तरंगे कहेंगे, ठीक है ना, दृश्य तरंगे। और इस सवाल में जो है उसी के बारे में पूछा है कि दृश्य तरंगों की वेवलेंथ किसके बीच में स्थित होती है। 3800 से 7800 तो नहीं दिया हुआ इसमें, लेकिन 4000 से 7000 दिया हुआ है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका ठीक हो जाएगा। 1000 से 1200 बिल्कुल गलत है, 5000 से 10000 ये भी नहीं है, 9000 से 10000 ये भी नहीं है। वैसे जो 3800 से 7800 होती हैं, लेकिन जो एग्जाम में है 4000 से 7000 दिया हुआ है, तो ये ऑप्शन नंबर ए इसका ठीक हो जाएगा। देखिए यहाँ पर तो जो है एंगस्ट्रोम में पूछा गया है, लेकिन कई बार क्या है ये नैनोमीटर में दे देता है, किसके अंदर NM लिख के दे देगा, AU की जगह NM। तो वहां पर क्या होगा, एक एंगस्ट्रोम में 0.1 नैनोमीटर होता है, एक एंगस्ट्रोम में 0.1 नैनोमीटर होता है। इसलिए अगर एग्जाम में क्या देगा आपको लिख कर, वो 400 nm से 700 nm, इस बात का भी आपको ध्यान रखना। वो एग्जाम में आपको ऑप्शन में ना एंगस्ट्रोम में भी पूछ सकता है और नैनोमीटर में भी पूछ सकता है, क्योंकि वेवलेंथ की ये दोनों इकाई होती हैं, एंगस्ट्रोम में भी होती है वेवलेंथ और नैनोमीटर में भी होती है। 400 से 700 नैनोमीटर ये क्या होती है, दृश्य तरंगे होती हैं, यानी कि इसके अंदर दृश्य हमें प्रकाश जो है दिखने लगता है।
नेक्स्ट सवाल क्या पूछा गया है, सतह के किसी भी बिंदु पर रोशनी लुमिनस फ्लक्स द्वारा नॉर्मल के साथ बनाए जाने वाले कोण के कोसाइन के डैश के क्या होता है, क्या वो विपरीत अनुपातिक होता है, क्या वो सीधे अनुपातिक होता है, क्या वो बराबर होता है या फिर स्क्वायर होता है। इसने ना उसी से इन लैम्बर्ट्स के कोसाइन नियम से ये सवाल पूछा है कि जो रोशनी है वो सतह के बिंदु पर यानी कि ई जो है वो समानुपाती होते हैं कोस थीटा के। ये कौन हमें बताता है, हमें ये बताता है लैम्बर्ट्स का कोसाइन नियम। और वहीं से ये सवाल पूछ लिया कि जो उत्पन्न जो प्रकाश होता है वो कोण के कोसाइन के क्या होता है, क्या वो भी विपरीत अनुपातिक होता है, नहीं विपरीत अनुपातिक नहीं है। क्या वो सीधे अनुपातिक, बिल्कुल सीधे अनुपातिक होता है। क्या वो बराबर नहीं, बराबर नहीं होता, सीधे अनुपातिक होता है। बराबर का मतलब ये हो जाएगा ई बराबर कोस थीटा, यानी कि जितना ये प्रकाश होगा उतना ही कोस थीटा एंगल होगा, नहीं समानुपाती होगा, यानी कि जितना ज्यादा प्रकाश उतना ही एंगल, ठीक है ना। तो यहाँ पर सीधे अनुपातिक होता है, ये हमें कौन बताता है, लैम्बर्ट का कोसाइन नियम हमें बताता है। तो दोस्तों ये वो 9 सवाल थे जो एचएसएससी ने एग्जाम में पूछे हुए एएलएम 2020 के, एचएसएससी एएलएम 2020 के एग्जाम में पूछे गए। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा चैप्टर खत्म होता है इल्यूमिनेशन वाला। और एक सवाल और है जो कई बार पूछा गया है एग्जाम में कि जो 0 वाट का जो बल्ब है वो कितनी बिजली की खपत करता है। 0 वाट का जो बल्ब होता है वो 15 वाट की बिजली की खपत करता है भाई। कई टीचर इसे कहते हैं कि वो कुछ और 0 वाट का बल्ब 15 वाट नहीं करता, कुछ और करता है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना कि जो 0 वाट का जो बल्ब होगा ना वो 15 वाट की विद्युत की खपत करता है। और ये भी ना बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है ना, कि जो 0 वाट का बल्ब होता है वो 15 वाट की खपत करता है। तो दोस्तों यहाँ पर ना अपना चैप्टर खत्म हो जाता है इल्यूमिनेशन वाला, यानी कि प्रदीप्ति वाला चैप्टर हमने 3 क्लासेज में जो कंप्लीट कर लिया है और वो सवाल भी हमने पढ़ लिए हैं जो एग्जाम में पूछे गए थे। दोस्तों आज की क्लास में करते हैं इतना ही, मिलते हैं आप सभी से।